नमस्कार। द कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ बढ़ेंगे। पूरा डिटेल में आपको कंपनी का पूरा एनालिसिस हम यहां पर सिखाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो, बाकी किसी तरह का एनालिसिस हो, फॉरेंसिक एनालिसिस हो या मैनेजमेंट एनालिसिस हो, एटसेट्रा। जो सारी चीजें एक ग्रोइंग कंपनीज या मल्टीबैगर पिक करने के लिए आपको जरूरी होती हैं, उन सारी चीजों पर हम एग्जांपल के साथ 100% प्रैक्टिकली बात करेंगे। कोई भी थ्योरेटिकल बात इस कोर्स में नहीं करने वाले। अब मेरी बस दो रिक्वेस्ट है आपसे। पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप एक नोटबुक बनाइए, स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस या कंपनी एनालिसिस के लिए। जिस किसी ये सारी चीजें आप सीखेंगे, उसको आप जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसे आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या है कि जैसे जैसे आप यहां से आगे, तो इस कोर्स को पूरा देखने के बाद जब आप पहला शेयर खरीदने जाएंगे तो आप नोट डाउन कीजिए कि शेयर खरीदने से क्या क्या चीजें आपने देखी, कौन कौन से फैक्टर्स आपको पसंद आए। फिर बाद में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, नहीं कर पाती है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो चेकलिस्ट आपने बनाई है वो सही में काम कर रही है या फिर नहीं। तो इस जो पूरा ही कोर्स रहेगा, हर एक लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट हम आपको देंगे, जो कि मस्ट है फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मदद करेगी बेकार कंपनी से दूर रहने के लिए और जो सही में एक्चुअल में ग्रोइंग कंपनी है उनकी तरफ जाने के लिए। तो और दूसरी मेरी गुजारिश आप सभी से यही है कि इस कोर्स को प्लीज आप पूरा देखिए। एक भी लेक्चर आप मिस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चेकलिस्ट के कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज आप ऐसी मिस करें जो बाद में आपको किसी तरह के लॉसेस उसकी वजह से हो, क्योंकि वो पॉइंट्स आपने मिस कर दिया। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जैसे वीडियो में बात करते हैं, कोई फालतू की बातें नहीं होगी। पॉइंट टू पॉइंट 30 मिनट्स के हमने लेक्चर्स में इसको डिवाइड किया है, और जिसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब जब जरूरत पड़े बार बार रेफर कीजिए, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी मेरे हिसाब से ना उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आप ये कोर्स देखेंगे 2 महीने, हार्डली 1 महीना पकड़ लीजिए, अच्छे से सारी चीजें आपको याद रहेगी, उसके बाद आप चीजें भूलते चले जाएंगे। तो बार बार रेफर करना भी इससे जरूरी है, और उसे मैं कहूंगा कि आप बाकी सब चीजों को बार बार रेफर करो ही करो, बट इन पहले 5 लेक्चर को आप जरूर हर 2 महीनों में एक बार देखते रहिए, क्योंकि वो आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएंगे एज एन इन्वेस्टर। और इस पूरे कोर्स में मेरा आपसे वादा है कि बाय द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर तक, यानी कोर्स के एंड तक, आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाएंगे। खुद से आप स्टॉक पिक करवाएंगे। आपको किसी के टिप्स पर या ट्विटर पर कोई डालता है कि मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, तो आपको वो स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टिप देता है तो आप उन्हें बता पाएंगे कि ये स्टॉक क्यों गलत है या इसमें क्या गड़बड़ है। तो उस तरीके का डीप रिसर्च मैं आपको सिखाऊंगा, और कुछ इस तरह से और ऐसे स्टेप से सिखाऊंगा कि जो आपको भी लॉजिकली सही लगे। हम यहाँ पर कोई भी हवा में बातें नहीं करने वाले कि ये रेशो फॉलो करो या फिर ये चीज फॉलो करो। हम वही बातें करेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत लॉजिकल भी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में जब भी कभी बात होती है तो सबसे पहले बात होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। लेकिन मैं फंडामेंटल एनालिसिस से इस कोर्स की शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी को जब आप चुन रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है पता है आपको? वो ना कंपनी के फाइनेंशियल्स है, वो ना कंपनी का वो वैल्यूएशन वगैरह, वो चीजें बाद में आती है। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स भी बाद में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कंपनी की अगर कोई है तो वो है कि कौन लोग उस कंपनी को चला रहे हैं। मेरा जेन्युइनली मानना है कि अगर जमशेदजी टाटा या फिर रतन टाटा हो, जेआरडी टाटा हो, ये टाटा ग्रुप या टाटा की बजाय कोई और कंपनी चलाते जो इससे थोड़ी छोटी हो, तब भी वो अच्छा खासा बड़ा ही उसे बना देते। सिर्फ उनकी बात नहीं, अगर दीपक पारेख एचडीएफसी के बजाय कोई और बैंक भी चलाते तो आज वो उतना ही बड़ा उसे बना देते। वहीं पर राणा कपूर अगर येस बैंक की जगह एचडीएफसी बैंक चलाते तो वो एचडीएफसी को भी आज बैंकरप्ट करवा ही देते। और ये मेरा जेन्युइन मानना है, और क्यों मानना है मैं आपको आगे समझाता हूँ। सिमिलरली अगर सुभाष चंद्रा, जो कि जी एंटरटेनमेंट को चलाते हैं, वो मान लेते कि दुनिया का सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी भी चलाते, तो आज भी उसकी वही हालत होती जो कि जी एंटरटेनमेंट की हुई है। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, यहाँ पर बात है इंटेंशंस की। और एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से, स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ये जो पहला लेक्चर है ये आपकी न्यू रखेगा इन्वेस्टमेंट की। ये चीज आप सीख गए तो आगे की सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। देखिए क्या है कि दीपक पारेख, इनके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है। सबको पता है कि रिलायंस ग्रुप किनका है, तो हम बोलते हैं धीरूभाई अंबानी का है, फिर मुकेश अंबानी का है, फिर मुकेश अंबानी के बेटे लड़के लड़की आ गई है। अदानी ग्रुप किनका है, तो गौतम अदानी है, उनके भाई है, उनके बेटे हैं, उनके भाई के बेटे हैं। इस तरह से ग्रुप्स चलते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, कोई भी गलत बात नहीं है। सबसे पहले शुरुआत हुई एचडीएफसी की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और बाद में शुरुआत हुई एचडीएफसी बैंक की। इन दोनों की शुरुआत की थी दीपक पारेख के अंकल हसमुख पारेख ने। वो पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे, वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने एचडीएफसी की शुरुआत की। अब उस टाइम उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर एचडीएफसी को शुरू किया। उनका मिशन यही था कि लोगों को घर लेने के लिए थोड़ी पैसों की जरूरत जो है वो हमारे एचडीएफसी इस कंपनी के जरिए फुलफिल करें। अब वो जब एक बार यूएस गए थे तब उन्होंने देखा कि यूएस में कल्चर है, न्यूयॉर्क में, वो ये है कि गेट जॉब गेट लो, जॉब मिल गया लोन ले लो, घर ले लो, एजुकेशन पूरा हुआ, जॉब ले लो, घर ले लो। तो आज अगर देखते हैं आप, तो आप मुंबई जाइए, पुणे जाइए, हैदराबाद जाइए, बैंगलोर जाइए, किसी भी मेट्रो सिटी में जाइए, आधी जनता वहाँ की यही कल्चर फॉलो कर रही है कि जॉब वहाँ पर जैसे ही लग जाती है उनका पहला फोकस ये होता है कि मैं घर ले लूँ। अब घर के लिए लगता है लोन, और यही टारगेट जो कस्टमर बेस था वो था हसमुख पारेख इनका, जो कि दीपक पारेख इनके अंकल थे। तब हसमुख पारेख को लगा कि दीपक बड़ा ही टैलेंटेड है। दीपक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने लंदन में अर्नस्ट एंड यंग में काम किया, मतलब उसका नाम पहले कुछ अलग था। बाद में वो यूएस में चले गए, वहाँ पर चेज मैनहट्टन कंपनी में, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने काम किया। और फिर एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सऊदी अरेबिया भेजा जा रहा था। सऊदी अरेबिया इसलिए बिकॉज उस टाइम ऑयल का बूम आया, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उभर कर आई, तो कंपनी की तरफ से उनको भेजा जा रहा था और उनकी सैलरी भी बढ़ाकर दी जा रही थी। तभी अंकल का फोन जाता है दीपक को कि दीपक बेटा, मैंने ऐसा ऐसा कुछ शुरू कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो हम इस चीज़ को थोड़ा आगे लेकर जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं अपने एचडीएफसी की मदद से। अब दीपक पारेख को भी आइडिया बड़ी अच्छी लगी और वो बिना सोचे सीधा इंडिया चले आए। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हसमुख पारेख दीपक पारेख के अंकल थे। दीपक पारेख ने एचडीएफसी ज्वाइन की तो सीधा वो कोई कंपनी के फाउंडर या फिर कंपनी के सीईओ या फिर सीओओ ऐसे कुछ नहीं बने, डिप्यूटी जनरल मैनेजर उन्हें बनाया गया। आधी सैलरी पर जो उन्हें वहाँ पर मिल रही थी उस पर उन्होंने ज्वाइन किया, और एज ए डिप्यूटी जनरल मैनेजर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कंटिन्यूसली बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई एचडीएफसी में, जिसके चलते वो बाद में चेयरमैन भी बने। लेकिन यहाँ पर और एक देखने वाली बात यह है कि दीपक पारेख के पास अगर आप देखते हैं तो पारेख फैमिली का ही बिजनेस है एचडीएफसी का। आप अगर एचडीएफसी में, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का भी मर्जर हुआ रिसेंटली, ठीक है, तो यहाँ पर तिजोरी में आपको शेयर होल्डिंग पता चल जाती है किसी भी कंपनी की। मैं यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक की शेयर होल्डिंग दिखा देता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि दीपक पारेख के पास कितना स्टेक रहेगा एचडीएफसी का। उन्होंने, उनके अंकल ने शुरू की है,
अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स पे आप जाते हो तो हमें पता चलती है कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर्स के पास जो भी स्टेक है, अब हुआ क्या कि पहले एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों अलग अलग थे, ठीक है। अब आप प्रमोटर्स पर क्लिक यहाँ पर करते हो तो आपको पता चलता है कि किसकी ओनरशिप है। तो एचडीएफसी बैंक की मार्च 2023 तक जो पूरी 19% जो ओनरशिप थी, अब देखिए एचडीएफसी बैंक की लगभग 19% ओनरशिप एचडीएफसी के पास थी, और अगर आप एचडीएफसी की ओनरशिप देखोगे तो पब्लिक के पास थी। तो अब दोनों का मर्जर हुआ है तो अब दोनों एक ही हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो ओनरशिप है वो 0 है। अब आप पूछेंगे कि दीपक पारेख का कंपनी में स्टेक कितना है। उनकी फैमिली में शुरू किया तो अच्छा खासा होना चाहिए, वो है 0.04%। और अगली इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि ये भी 0.04 उन्हें ऐसे नहीं दिया गया। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ईसॉप जो होता है, जनरली एम्प्लॉयज को मिलता है, वो वहाँ से उनको मिला। अब एक एडिटर से रहा नहीं गया और उन्होंने दीपक पारेख से पूछा कि आप चाहते तो कंपनी का अच्छा खासा स्टेक रख लेते। वो कहते हैं कि मैं इस कंपनी को 100% अपनी कंपनी मानकर चलता हूँ, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, किसी की कोई प्रमोटर नहीं है इस कंपनी का। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आपको बता दूं, जैसे आईटीसी है, वो भी इस तरह की है। बट इनकी कहानी अलग इसलिए है कि चाहते तो ये रख सकते थे स्टेक, बट इन्होंने रखा नहीं। और इनसे जब पूछा गया, एडिटर से रहा नहीं गया, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आपने इतना कम स्टेक क्यों रखा, आप चाहते तो पूरी कंपनी रख सकते थे। तो इस पर दीपक पारेख कहते हैं कि देखिए मेरी जितनी जरूरत है वो मेरी सैलरी से निकल रही है, अच्छी खासी मुझे सैलरी मिलती है, थोड़ा बहुत जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का स्टेक मेरे पास है उससे मेरा काम चल जाता है, मेरे बच्चों के एजुकेशन हो जाएगा, मेरा घर 2 टाइम का खाना है, बस इतना ही मुझे चाहिए। अब आपको बता दूं कि हसमुख पारेख जी ने जब एचडीएफसी को शुरू किया था तो कई सारे लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया एचडीएफसी को अक्वायर करने में, उसमें इन्वेस्ट करने में, उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि उनका गोल है कि लोगों तक चीज़ें प्रोवाइड करना। मतलब आज की दुनिया में आप देखते हैं तो हर कोई इस चीज़ में बिजी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग रेज करूँ, अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाऊँ, और फिर उस वैल्यूएशन से अपनी नेटवर्क बढ़ाऊँ, फिर अपना कुछ स्टेक बेच के उसको मोनेटाइज करूँ, या फिर पूरी कंपनी बेच के पैसा लेकर आगे बढ़ूँ। वहीं पर ये एक बहुत ही अलग केस स्टडी है। यूं ही नहीं एचडीएफसी बन गई। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हसमुख पारेख और दीपक पारेख ने डिसाइड किया कि हमें एक बैंक भी शुरू करनी चाहिए, जो कि आगे चलकर एचडीएफसी बैंक शुरू हुई, तो दीपक पारेख खुद ने उसे लीड नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि आदित्य पुरी इनको बुलाया, जो कि तब मलेशिया में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर और अच्छी सैलरी पर काम कर रहे थे, और उनको यहाँ पर बुलाया। सैलरी हाफ ही थी, लेकिन उन्होंने अपना विजन बताया आदित्य पुरी को कि किस तरह का हमारा विजन है। विजन आदित्य पुरी को पसंद आया। बस आदित्य पुरी की एक कंडीशन है कि कोई इंटरफेयर ना करे मेरी डिसीजन मेकिंग। और आगे चल के इन्होंने फिर करंट अकाउंट में जो रिवोल्यूशन लाया, करंट अकाउंट पर उस टाइम कोई फोकस नहीं कर रहा था, एचडीएफसी बैंक ने उस पर टैप करके मार्केट कैप्चर किया, और आज इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सही लोग बैठे हैं टॉप मैनेजमेंट में तो चीज़ें बदलेगी, मतलब बदलेगी, और अगर गलत लोग बैठे हैं तो चीज़ें कितनी भी फेवरेबल क्यों ना हो, चीज़ें बिगड़ेगी, मतलब बिगड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि 2003 में जब मिस्टर झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी उस टाइम। देखिए बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जब आप भी बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीधे कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बैठने की, और फिर उनसे सवाल जवाब करने की, ताकि आप ये पता कर सको कि कंपनी ग्रो करेगी या फिर नहीं। तो मिस्टर झुनझुनवाला उस टाइम भास्कर भट्ट से मिले, जो कि टाइटन के सीईओ थे। उनसे उस मीटिंग के बाद झुनझुनवाला का एक ही वर्ड था, एक सेंटेंस में उन्होंने जवाब दिया कि भास्कर भट्ट मुझे ट्रूथफुल लगे, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर किया, और उनका विजन उन्हें पसंद आया। दैट्स इट। अब देखिए मिस्टर झुनझुनवाला ने बाद में ये भी रिवील किया कि जिस तरह से भास्कर भट्ट ने उस टाइम टाइटन के प्रॉब्लम सॉल्व की, वो उन्हें बड़ा पसंद आया। आपको थोड़ा एक हिस्ट्री बता देता हूँ टाइटन की हुआ क्या है। देखिए 1980s में एक पर्सन थे जर्सी देसाई, जिनके बारे में बहुत ही लेजेंडरी पर्सन थे, जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई। उनके दिमाग में आइडिया कि एक वॉच कंपनी बनाते हैं। टाटा ग्रुप में वो 10-20 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अप्रोच किया और बोर्ड से कहा कि मैं चाहता हूँ कि टाटा की एक वॉच कंपनी भी हो। टाटा ग्रुप ने कहा कि हम ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस में हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में बोर्ड ने उनसे कहा, लेकिन वो कि अपनी जिद पर अड़े थे कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बड़ी है, हम करते कुछ। तो टाटा ग्रुप ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, तुम खुद इसमें इनिशिएटिव लो, हमें कंपनी शुरू करते हैं टाटा ग्रुप के अंडर। फिर जैसे देसाई ने देखा कि उस टाइम मतलब पूरा लाइसेंस राज का माहौल था हर जगह, तो इन्होंने क्या किया कि सीधा तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया, क्योंकि उन्हें एक एरिया पसंद आया था होसूर करके, जो कि तमिलनाडु में आता है लेकिन बेंगलोर के बहुत नजदीक है। वहाँ पर इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम रखा गया टाइटन, टाटा इन तमिलनाडु। ये उस टाइम उसका फुल फॉर्म था, अभी वैसा नहीं है। अब टाटा इन तमिलनाडु शुरू हो गई। फिर अच्छा खासा इनको कुछ स्टेक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ले लिया, कुछ स्टेक टाटा ग्रुप ने रखा। तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये कहे कि स्टेक बेचा गया या फिर जॉइंट वेंचर बना कि हम बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे जैसे जॉब्स आने लगी तमिलनाडु गवर्नमेंट खुश हो गई। उन्होंने क्या किया और स्टेक खरीद लिया टाइटन में, और इस तरह से टाइटन की शुरुआत हुई। अब जर्सी देसाई ने क्या किया कि वॉच बिजनेस को टॉप पर ला लिया। 1994 तक वॉच बिजनेस इनका बहुत अच्छा चलने लगा, जिसके चलते इन्होंने फिर 94 के आसपास डिसाइड किया कि अभी हमें एक और सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए, वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी बहुत ही अनऑर्गेनाइज बिजनेस है। आज भी आप देखिए ज्यादा ज्वेलरी आप कहाँ से खरीदते हैं, लोकल जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं वहाँ से खरीदते हैं। तो इसको हम ऑर्गेनाइज बना सकते हैं ब्रांड को लाकर। तो जर्सी देसाई ने उस ब्रांड को लाया जिसका नाम था तनिष्क। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपनी को जो अर्ली सक्सेस था उससे कंपनी थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ा गई, और ऐसे में उन्होंने बहुत क्रेजी एक्सपांशन शुरू किया यूरोप में। अब हुआ क्या कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हुई थी, लेकिन 2000 से कंपनी स्ट्रगल करने लगी। तभी साल 2000 में जर्सी देसाई चले गए और फिर भास्कर भट्ट बन गए कंपनी के सीईओ। अब ये ऐसा टाइम था कि उस टाइम टाइटन स्ट्रगल कर रही थी, लिटरली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। आप अगर देखें तो साल 2001 से 2003 कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम होता चला गया। अब ये कम होता हुआ प्रॉफिट एक प्रॉब्लम था, दूसरी जगह कंपनी का मैनेजमेंट और जो वर्कर की यूनियन है, लेबर यूनियन, उनके बीच क्लैशेस होने लगे, जिसके चलते 67 डेज 67 दिन वहाँ की फैक्ट्री, होसूर की फैक्ट्री बंद रही। इसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर क्लियरली नजर आ रहा था। लेकिन मिस्टर भास्कर भट्ट ने इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, और जब रेवेन्यू कम हो रहा था तब उन्होंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की कि यूरोप में हमारे जो ऑपरेशन है वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत प्रोविजन लग के उनको बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो लॉसेस है वो हो गए, अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे, फोकस करेंगे इंडियन मार्केट पर। और इन्होंने देखा कि वॉच मार्केट में भी अच्छा खासा शेयर हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, अब फोकस करेंगे ज्वेलरी पर, मेनली ज्वेलरी पर। और फिर उन्होंने बहुत हेवीली ज्वेलरी पर फोकस करना शुरू किया। ऑल्दो आप देखिए कि साल 2000 से 2003 कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, उसी दौरान कंपनी का ज्वेलरी से आने वाला बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो बढ़ रहा था। कितना बढ़ा? तो 2 साल में वो 60% से भी ज़्यादा बढ़ गया। अब यही चीज़ मिस्टर झुनझुनवाला को पसंद आई कि ज्वेलरी बिजनेस में अच्छी खासी मार्जिन है, पैसा अच्छा खासा बनेगा, और ऑलरेडी वो टाइटन वहाँ पर ग्रो कर रही है। यानी कि जिस बिजनेस पर वो जाना चाहते थे, हालांकि बाहर से देखा
जाए तो कंपनी स्ट्रगलिंग लग रही थी, क्यों? क्योंकि यूरोपियन ऑपरेशंस की वजह से। वो आप अगर हटा दो तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल भी होगी और ग्रोथ भी होगी। तो मिस्टर झुनझुनवाला ने वो चीज़ देख ली। तो उसी चीज़ को मिस्टर झुनझुनवाला ने उनके एक इंटरव्यू में कहा कि इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो मैनेजमेंट से मिले कि उनका क्या विजन है, और मुझे ये भी समझना था कि मिस्टर भास्कर भट्ट का विजन क्या है, किस तरह के पर्सन वो है। और जब उन्हें लगा कि ट्रूथफुल सच्चे पर्सन है, अच्छा इनका विजन है, उन्होंने इसमें हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया। पिछले साल जब मिस्टर झुनझुनवाला की डेथ हुई तो उनके पोर्टफोलियो का लगभग 35% सिर्फ टाइटन से आता है। 90,000% का रिटर्न अकेले टाइटन से उन्होंने कमाया है। अब आज मैं आपको इससे एग्जैक्ट अपोजिट चीजें भी बताने वाला हूं, ऐसे मैनेजमेंट का जिनके कारनामे ऐसे हैं कि जो अर्ली स्टेज में ही आपको इंडिकेशन देते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज की हम बात करेंगे जिनके बारे में काफी कुछ अब तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन अर्ली रेड फ्लैग्स अभी से दिख रहे हैं। उनके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल बता देता हूं जो ये प्रूव करते हैं अगेन इट्स ऑल अबाउट पीपल। देखिए, यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ, बट एक ऐसे पर्सन है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और उनका एग्जांपल देकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, तेलंगाना में एक काफी यूनिक चीज है कि वहाँ पर एक आईटी मिनिस्टर है, और सिर्फ नाम के आईटी मिनिस्टर नहीं है, वो एक्टिवली काम भी करते हैं। अब इनका काम ये है कि साल में 1-2 बार यूएस जाना और वहाँ से कंपनीज को लेके आना। ये खुद यूएस में पढ़े थे तो वहाँ की अच्छी खासी नॉलेज इनको है ही। ये हर साल यूएस जाते हैं, वहाँ के कंपनी फाउंडर से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि हैदराबाद में ऑफिस शुरू करो। मैं बात कर रहा हूँ केटीआर यानी कि केटी रामाराव की, जो कि तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जो आप ही देखिए और आपको भी शायद विश्वास ना हो। तो ये है केटीआर जो कि आईटी मिनिस्टर है, जो छाता पकड़ रहे हैं इनके लिए। अगर आप जानते नहीं हो ये कौन है तो ये है टेक महिंद्रा के सीईओ, आउटगोइंग सीईओ सीपी गुरनानी। और ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, जब जो कोई बड़े बड़े सीईओ वहाँ पर जाते हैं कुछ इसी तरह के ट्रीटमेंट्स उनको वहाँ पर मिलती है, वो भी मिनिस्टर लोगों से। अब इसके पॉलिटिकल फायदे का तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हैदराबाद में, मतलब मैं खुद भी 1.5-2 साल से हैदराबाद में रहा हूँ, तो एक चीज जो मैंने देखी हैदराबाद में ये है कि यहाँ पे जो आईटी की जो जॉब्स है वो उस तरह से बड़ी है, उसका काफी सारा क्रेडिट इन्हें जाता है। अब देखिए, रिसेंटली अगर आप देखिए टॉप आईटी कंपनीज में, तो एक चीज आपको दिखेगी कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल और बाकी और भी कुछ बड़ी कंपनीज, इनकी इंडिया हेडक्वार्टर्स हैदराबाद है। अब इसमें भी देखेंगे तो जब इनके सीईओ इंडिया आते हैं तो बहुत अच्छा वेलकम इनको इनकी तरफ से मिलता है। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। अब देखिए, अभी रिसेंटली मई मंथ में ये यूएस गए थे और वहाँ पर स्टेट करके बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब उनसे ये मिले और फिर उनसे बात करके उनको इंडिया लाया और यहाँ पर ये 5,000 जॉब्स क्रिएट करने वाले अभी हैदराबाद में। साथ ही इसी ट्रिप में उन्होंने अलायन ग्रुप से बात की जो 9,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं हैदराबाद में। अब देखिए, चाहे तो ये सारी चीजें हर जगह हो सकती है, लेकिन जरूरत है एक पर्सन की। देखिए, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करने वाला, ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कुछ लेना देना है, ना उनसे कुछ लेना देना है। बस पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इट इज अ पीपल हु चेंज द थिंग्स। लोग अगर सही है तो चीजें सही हो जाएगी। अब यही चीज अगर आप फिलहाल की गवर्नमेंट में, दूसरा एग्जांपल मेरा यही है कि फिलहाल की करंट गवर्नमेंट में एक चीज जो हाईलाइट होती है वो है हाईवेज एक्सप्रेसवेज। अगर मुझे लगता है कि मिस्टर गडकरी ना होते, कोई और होता, तो ये चीजें शायद अभी भी वैसी ही दिखती आपको जैसे कुछ साल पहले थी। अगर केटीआर ना होते तो आईटी कंपनीज हैदराबाद में होती इतनी ना होती, एज सिंपल एज दैट। तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज को चेंज करता है तो वो होते हैं लोग, और उन लोगों की अगर आपको परख है, अगर उन लोगों को आप सही से पहचान पाते हो तो आप बहुत बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में भी और बाकी जगह भी बना सकते हो। और इसी चीज को फाइनेंस की लैंग्वेज में कहते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब पॉजिटिव एग्जांपल्स हमने देख लिए, मेन प्रॉब्लम आता है नेगेटिव एग्जांपल से, वहीं से लॉसेस भी होते हैं इन्वेस्टर्स को। अब बात करेंगे नेगेटिव एग्जांपल्स की। ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। फिर बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। अगर लोगों के जो ऊपर लोग हैं उनके इंटेंशन ही सही नहीं है तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये है मनीष सिन्हा। ये लिख रहा है कि मेरे जो पार्टनर हैं रितेश अग्रवाल, उनको फिल्म फेलोशिप में $100,000 मिले। वो पहले इंडियन है जिनको इस तरह का मिल रहा है। आप देखिए कितने प्यार से वो ये सारी चीजें बता रहे हैं, इससे उनका अफेक्शन पता चलता है। एक्चुअली मनीष सिन्हा ओयो के को-फाउंडर थे, ये शायद आज ही आपको पता चला होगा, क्योंकि रितेश अग्रवाल के मुंह से अगर आप सुनो तो ये हमेशा यही कहते हैं कि ये कंपनी मैंने अकेले ने शुरू की है, मैं अकेला कंपनी का फाउंडर हूँ और मैंने अकेले इस कंपनी को यहाँ तक बढ़ाया है। इनफैक्ट कंपनी में फाउंडर की ओनरशिप देखी तो वो भी रितेश अग्रवाल के पास ही है। तो आप कहेंगे कि फिर ये मनीष सिन्हा कौन है? ये को-फाउंडर थे ओयो के। हालांकि आज अगर आप देखें तो इनकी कोई ओनरशिप नहीं है कंपनी में, क्योंकि रितेश अग्रवाल ने इनका जो 10% का स्टेक था जो इन्हें दिया गया था वो 28 लाख रुपए देकर इनसे ले लिया, ये कहकर कि मुझे अगला फंडिंग राउंड उठाना है, वो उठाने के बाद मैं फिर से तुम्हें ओनरशिप दे दूंगा, जो कि उन्हें कभी दी नहीं गई। आज उस स्टेक की वैल्यू लगभग 3-4 हजार करोड़ से भी ज्यादा की होती। तो यहाँ पर मिंट ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, व्हेन विल द रियल रितेश अग्रवाल स्टैंड अप। ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगी, बहुत डिटेल में आइडिया आ जाएगी रितेश अग्रवाल की, ओयो की, जिनका आईपीओ आने वाले कुछ टाइम में आने वाला है। और सिर्फ बात मनीष सिन्हा की नहीं है, ये तो शांत किस्म के पर्सन निकले, इन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं इनके अगेंस्ट में, लेकिन जब बातें बाहर आई तो लोगों को खराब लगा। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जिस कंपनी से रितेश अग्रवाल ने अपनी वेबसाइट, सबसे पहली वेबसाइट डेवलप की थी, उन्हें भी उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको 1.5 से 2% का शेयर दूंगा, लेकिन जब इन्होंने पहली फंडिंग उठाई वेंचर नर्सरी के बाद, उन्होंने स्टेक देने से मना कर दिया। अब इस तरह की चीजें आपकी रियल इंटेंशंस बताती है। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, पेटीएम जिसका आईपीओ 2100 रुपीज पर आया, आईपीओ आते टाइम ही हमने बताया कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा उनको वैल्यूएशन की आइडिया आ गई थी, जिन्होंने नहीं देखा वो कई लोग उसमें से फंस गए। अब 2100 रुपये में आईपीओ आया और कंपनी ने 545 रुपीज पर शेयर बायबैक किया। मतलब ये बढ़िया बिजनेस है, 2100 पे आईपीओ लाओ, 545 में वापस चले लोगों से, ठीक है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताया गया, जब 2100 का आईपीओ आया तो कंपनी के सीईओ मधुर देवरा क्या कहते पता है आपको? ये तो हम बहुत कम प्राइस पर ला रहे हैं आईपीओ, हम चाहते तो बहुत ज्यादा प्राइस पर ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं लाया, ठीक है, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं। अगर आप सही में सोचते यार, अब आप ये पूरी दुनिया को पता था कि ये कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है, वो तो नए कई सारे लोग इसमें फंस गए। अदरवाइज जो 1.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन उस टाइम कंपनी का था, उसमें उसको मतलब जस्टिफाई करने में इनके और 5-10 साल चले जाएंगे कम से कम। अब ये बातें, अब यही जो छोटी छोटी चीजें ना, इसी से मैनेजमेंट के बारे में आपको आइडिया आती है। अब पेटीएम के बाद में थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया मार्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इन्होंने 2 बायबैक लाए, पिछले साल एक लाया और इस साल भी एक लाया। पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ का बायबैक लाया, इस साल इन्होंने 500 करोड़ का बायबैक लाया। बायबैक लाना बड़ी आम बात है। पहले के जमाने में क्या होता था कुछ साल पहले कि डिविडेंड देने पर इन्वेस्टर्स को, यानी अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा है उस पर आपको टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्स कंपनी पे करती थी।
अब क्या हुआ है कि आपको पे करना पड़ता है, इसलिए अगर आपको शेयर होल्डर को किसी कंपनी को बेनिफिट देना है तो वो शेयर बायबैक के जरिए दिया जाता है। अब शेयर बायबैक से क्या होता है कि आपका जो कंपनी में शेयर है उसका परसेंटेज स्लाइटली बढ़ जाता है जब जब कंपनी शेयर बायबैक करती है, जिस प्रोपोर्शन में करेगी उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको उसके इनडायरेक्टली आपको फायदा होता है इससे। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो भी 2 शेयर बैक लाए गए, इसके लिए जब भी कंपनी शेयर बैक लाती है, जैसे मान लीजिए कंपनी के शेयर पे 100 रुपए है, तो कंपनी क्या करेगी कि 105 रुपए 107 रुपए पर शेयर बायबैक लाएगी, तभी जाके लोग अपने शेयर बेचेंगे कंपनी को। कंपनी बोलेगी 95 को बेच रहे तो कौन बेचेगा, मार्केट में तो 100 रुपीज की प्राइस चल रही है। तो हर एक कंपनी जो भी करंट प्राइस है उससे थोड़ी ऊपर की प्राइस पर शेयर बायबैक लाती है। लेकिन इंडिया मार्ट ने ऐसा नहीं किया। इंडिया मार्ट ने हमेशा प्राइस जो है 30-40% से ज्यादा रखी। अब आप सोच के हैरान रह जाओगे कि इतनी ज्यादा ऊपर प्राइस रखने की जरूरत क्या है, या कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया फालतू में बांटने के लिए। तो आइडियली कोई भी जो सही कंपनी है वो ऐसा नहीं करती। 10%, 15%, 20% उसके ऊपर मतलब डाउट रेज होना चाहिए कि इतनी हाई प्राइस पर आप शेयर बायबैक क्यों कर रहे हैं। ये तो आप कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब 10% ऊपर भी रहे तो लोग शेयर सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 30-40% हाई प्राइस पर किया गया। फिर बाद में अगर आप देखें कि ये क्यों किया गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स पर जाना है। इन्वेस्टर्स पर जाकर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है कंपनी की। तो 50% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर कौन है, तो मेनली 2 प्रमोटर हैं, दिनेश चंद्र अग्रवाल, ब्रिजेश कुमार अग्रवाल, और उनके फैमिली वाले लोग अग्रवाल। इनके पास 50% स्टेक है। तो शेयर बायबैक का जितना भी फायदा होगा उसका 50% फायदा किसका होगा, अग्रवाल फैमिली का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, नहीं, वो टैक्स किसे पे करना पड़ेगा, कंपनी को। यानी कंपनी को और खर्चे हुए तो चलेगा, बट अल्टीमेटली फैमिली को फायदा होना चाहिए। तो ये है इनडायरेक्ट, इसके बारे में हम और भी आगे जैसे जाएंगे फाइनेंशियल्स में समझेंगे डिटेल्स में, तो आपको ये सारी चीजें और बेटर समझ में आएगी। बट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की चीजें आपको बताती है कि फाउंडर्स का इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है। और अगर मेरा ही मानना है कि अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन खुद की तरफ बहुत दे आर सेल्फ सेंट्रिक, तो शेयर होल्डर का वहाँ पर पैसा बनना मुश्किल है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ना बड़ा मुश्किल है। यही चीज़ हमने इनके बारे में भी बात की थी, राणा कपूर के बारे में। जब इन्होंने येस बैंक शुरू की, अशोक कपूर इनके साथ थे, उनके पार्टनर। अशोक कपूर की डेथ हुई थी 26/11 के हमले में, वो ताज होटल में थे। उसके बाद अशोक कपूर की जगह पर उनकी वाइफ आ रही थी। उनकी वाइफ, अशोक कपूर की वाइफ ने उनकी बेटी को नॉमिनेट किया बोर्ड पर, क्योंकि वो तो गुजर गए थे। राणा कपूर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मामला कोर्ट तक चला गया। ठीक है, कोर्ट ने आखिर अशोक कपूर की वाइफ के फेवर में रूल किया। लेकिन यही चीज़ है कि आप क्यों नहीं आने देना चाहते। ठीक है, तो क्यों नहीं आने देना चाहते थे, वो धीरे धीरे आगे समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया कि पैसे ले लेकर लोन दिए गए। जी ग्रुप के सुभाष चंद्र उनको लोन दिए गए, बाकी लोगों को लोन दिए गए। लेकिन अगर हम जी ग्रुप की बात करें, सुभाष चंद्र की बात करें, तो हालांकि वो बातें उनकी बहुत एथिक्स की होती है, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे बात करेंगे उन चीज़ों की जहाँ से आपको ये पता चलता है कि, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रेड फ्लैग्स देती है और आपको बताती है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। और ऐसी चीज़ों से दूर रहना ही बड़ा जरूरी है। मैं अगले लेक्चर में आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाकर लाया हूँ कि क्या कुछ चीज़ें आपको देखनी है। अगर वो चीज़ें हैं तो आपको कंपनी एनालिसिस वहीं से हटा देनी है। बड़ा प्रैक्टिकल हमने चेकलिस्ट बनाई है जो कहीं पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाई है। क्योंकि इंडिया में दिन ब दिन हमने ये देखा है कि फ्रॉड्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भास्कर भट्ट, जर्सी देसाई, दीपक पारेख, हसमुख पारेख, टाटा फैमिली, इनके जैसे बहुत ही कम लोग बचे, लेकिन अभी भी है बहुत सारे। ठीक है, अगर आप बेटर एनालिसिस करते तो उनको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और साथ ही आप कई सारे ऐसे बिजनेसेस पर भी फोकस कर सकते हैं जहां पर मैनेजमेंट का मतलब ज़्यादा मैटर ही नहीं करता मैनेजमेंट कौन है, बिकॉज वो ऑटो पायलट पे ही ग्रो कर रहे हैं बिजनेसेस। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। अल्टीमेटली पहले लेक्चर का यही कंक्लूजन था, हमें आपको ये बताना था कि इट्स ऑल अबाउट पीपल जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। अगर वो ढंग के हैं तो टाटा ग्रुप बनेगा, तो एचडीएफसी ग्रुप बनेगा, सब बनेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो येस बैंक जैसी फॉल हुई, वैसे जी एंटरटेनमेंट फॉल हुई, वैसे और भी कई सारी कंपनीज की इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।